सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने विभिन्न प्रकार के वीडियो सेशन लेकर के आता हूं, विशेषकर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के रूप में। इससे पूर्व आप लोगों के सामने 12 वीडियोज़ लेके आया हूँ और आज ये 13वीं वीडियो है दोस्तों। और आप लोगों से ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें जितने जल्दी आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे उसी हिसाब से आप लोगों को आपका परीक्षा सेंटर भी मिलेगा, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आप लोगों से छोटा सा अनुरोध रहेगा कि आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि। अब आप पोर्टफोलियो जानते होंगे दोस्तों। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हम बच्चे की समस्त गतिविधियों का संचय करके रखते हैं, संकलन करके रखते हैं। एक ऐसी फाइल जिसके अंतर्गत बच्चे की सभी प्रकार की एक्टिविटीज का क्या रखा जाता है, लेखा जोखा रखा जाता है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो वो पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह शिक्षकों को छात्रों पर सामान्य अवलोकन करने में सक्षम बनाता है। यह छात्रों के विकास का एक संचित रिकॉर्ड प्रदान करता है। यह योजनाबद्ध और कार्यान्वित करने में त्वरित एवं आसान है। यह छात्रों के संदर्भ में निर्णायक सूचना प्रदान करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पोर्टफोलियो से बच्चे की जो उसके अंतर्गत अंदर की योग्यताएं होती हैं वो चीज़ संचित रहती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह छात्रों के विकास का एक संचित रिकॉर्ड प्रदान करता है। पोर्टफोलियो क्या करता है? छात्रों के विकास का एक संचित रिकॉर्ड प्रदान करता है दोस्तों। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है? ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा सही है? यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान मानव समाज की अग्रिम स्तर का अध्ययन है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान मानव समाज के अग्रिम स्तर के अध्ययन है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, मानव समाज के अग्रिम स्तर के अध्ययन तो है ही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। सामाजिक विज्ञान ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता और उन्नति में योगदान देता है। तो सामाजिक विज्ञान ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता और उन्नति, तो समाज की उपयोगिता और उन्नति के बारे में हमें सामाजिक विज्ञान ही इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों। तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान ज्ञान के वे पहलू हैं जिसका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्रों में मनुष्य की गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों पर मनुष्य की गतिविधियों पर जो सीधा असर पड़ता है वो सामाजिक विज्ञान के वो पहलू आते ही हैं इसके अंतर्गत। इसका मतलब ये तीनों ही क्या है दोस्तों? सही है। आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। डैश भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो यहाँ पर ऑप्शन है चर्चा विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि या इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल शिक्षण की सबसे ज्यादा उपयुक्त जो विधि है दोस्तों वो है आपका भ्रमण विधि, क्योंकि भ्रमण विधि से ही हम ऐतिहासिक तथ्यों को देख सकते हैं या फिर भौगोलिक तथ्यों को देख सकते हैं। ठीक है, तो भ्रमण विधि भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भूगोल शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला संसाधन आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है? तो प्रयोगशाला भूगोल की जो लाइब्रेरी होती है उसमें कौन सा संसाधन आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर ग्लोब, बिल्कुल किया जाता है इसका। मॉडल का प्रयोग किया जाता है। वर्षा मापनी तो होती है प्रयोगशालाओं में दोस्तों भूगोल। लेकिन जो समय रेखा है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समय रेखा का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऐतिहासिक कालखंडों को आगे बढ़ाने के लिए। और समय रेखा का प्रयोग ज्यादातर कहाँ होता है दोस्तों? इतिहास के शिक्षण में। ठीक है, इतिहास के शिक्षण में। तो अतः ये कह सकते हैं कि समय रेखा का जो संसाधन है इसका प्रयोग आमतौर पर भूगोल की लाइब्रेरी में नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने में क्या मददगार हो सकता है? तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यक्रम को समावेशी बनाने में, समावेशी का मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ तैयारी करते हैं। ठीक है, या अधिगम प्रक्रिया करते हैं जिसमें जेंडर का कोई वो नहीं होता है कि मतलब जेंडर से संबंधित हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं भी रहेंगी, पुरुष भी रहेंगे, गरीब, अमीर, दिव्यांग, नॉर्मल, उच्च बुद्धि वाला, निम्न बुद्धि वाला, ये सभी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों। तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने में क्या मददगार हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पाठ्यक्रम को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना।
तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पाठ्यक्रम को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ने से समावेशी शिक्षा मददगार होगी। उसके बाद है समरूप निर्देश और कक्षा में निश्चित शिक्षण तरीका। तो निश्चित शिक्षण तरीका नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे तो शिक्षण तरीके को चेंज करना होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद विभिन्न स्रोतों के साथ जुड़ाव, विभिन्न स्रोतों के साथ जुड़ाव, आधिकारिक और निम्न पदस्थ संदर्भ। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि विभिन्न स्रोतों के साथ जुड़ाव हो जाएगा, ठीक है। और सभी शिष्यों के लिए एक परीक्षा, तो सभी के लिए एक जैसी परीक्षा, ये भी थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लगता है, ठीक है। बच्चे के विकास के आधार पर हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं, तो ये गलत है। तो ये कह सकते हैं कि ए और सी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका नंबर है ए और सी, ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओपन बुक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ओपन बुक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर है, नए प्रश्नों को तैयार करने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त दबाव से गुजरने की जरूरत नहीं है, छात्रों को अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छात्र ठीक पाठ्य पुस्तक के अनुसार उत्तर दे सकते हैं, छात्रों को सभी तथ्यों और विवरणों को याद रखने के लिए बोझ को महसूस करने की आवश्यकता नहीं। तो आपको बता दूं दोस्तों, ओपन बुक मूल्यांकन एक बार ये किया गया था कि इस परीक्षा में क्या होता है कि बच्चे अपनी नोटबुक या फिर जो उनकी जो बुक होती है उसको लेकर के परीक्षा दे सकते हैं, और वो इसलिए दे सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा बोझ महसूस ना हो कोई विवरण को या कोई शीर्षक को याद करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि छात्रों को सभी तथ्यों और विवरणों को याद रखने के लिए बोझ को महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ओपन बुक मूल्यांकन का ये उद्देश्य बन जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कंबोज, यानी कि जो वर्तमान कंबोडिया है, ठीक है, राज्य की राजधानी में अंकोरवाट का मंदिर बनाया। यह मंदिर किससे समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है? तो आपको पता ही है कि जो कंबोडिया का जो मंदिर है वो किसने बनाया था? तो आप कहेंगे सूर्यवर्मन ने बनाया था, ठीक है। और कहाँ पर है ये? कंबोडिया में। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये किस देवता को समर्पित है? यहाँ पर ऑप्शन है विष्णु, महात्मा बुद्ध, शैव संप्रदाय या ब्रह्मा जी। तो याद रखेंगे दोस्तों, विष्णु का मंदिर है ये, विष्णु भगवान जी का मंदिर है दोस्तों अंकोरवाट का। और किसने बनाया था ये? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा क्रम में किसको हिंदुओं का ठोस गढ़ कहा था? तो फाहियान ने हिंदुओं का ठोस गढ़ किसे कहा था? यहाँ पर ऑप्शन है सिंगापुर, जावा, सुमात्रा या थाईलैंड। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, जावा को उन्होंने हिंदुओं का ठोस गढ़ कहा था, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत सारे ये कह सकते हैं कि चित्रकारिता और पांडुलेख, ताम्रलेख बहुत सारे प्राप्त हुए हैं यहाँ पर से जावा से, इसलिए उन्होंने जावा को हिंदुओं का ठोस गढ़ कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। दुनिया का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप कहाँ है? ये क्वेश्चन आ रहा है भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड। तो दुनिया का जो सबसे विशाल बौद्ध स्तूप है दोस्तों, याद रखेंगे वो इंडोनेशिया में है आपका। कहाँ पर है दोस्तों? इंडोनेशिया के जावा प्रांत में है दोस्तों, याद रखेंगे इंडोनेशिया के जावा में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। ऐतिहासिक रूप से भारत श्रीलंका का संबंध किस काल से शुरू हुआ था? ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से भारत श्रीलंका का संबंध किस काल से शुरू हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है मौर्य काल, मुगल काल, सल्तनत काल या गुप्त काल। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भारत श्रीलंका का जो संबंध शुरू हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपनी पुत्र महेंद्र और ये कह सकते हैं कि उनकी जो पुत्री का नाम था मैं भी भूल रहा हूँ, तो महेंद्र को उन्होंने कहाँ भेजा? संघमित्रा और महेंद्र को उन्होंने श्रीलंका भेजा था दोस्तों। तो वहीं से भारत और श्रीलंका के संबंध शुरू होते हैं। तो मौर्य काल से हम कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध मौर्य काल से स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यवन प्रिय काली मिर्च की जगह रोमन जगत व्यापार में भारत को क्या देते थे? ठीक है, तो यवन प्रिय किसे कहा जाता है? काली मिर्च को दोस्तों, क्योंकि यवनों को काली मिर्च काफ़ी पसंद थी, तो यवन प्रिय काली मिर्च को कहा जाता है। तो यवन काली मिर्च की जगह रोमन जगत जो था वो व्यापार में भारत को क्या देता था काली मिर्च के व्यापार में? तो यहाँ पर ऑप्शन है अनाज, रेशम, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो याद रख रहिएगा, जो यवन थे वो लोग दोस्तों सोने के सिक्के देते थे काली मिर्च के बदले, ठीक है, भारतीयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत आने वाले निम्न चीनी यात्रियों का सही कालानुक्रम है।
तो यहाँ पर है ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जो चीनी यात्री थे भारत आए थे, वो सबसे पहले फाइयान आया था, उसके बाद वेनसांग आया था, और उसके बाद इत्सिंग आया था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, फाइयान, वेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, फाइयान, वेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। स्वर्ण भूमि के नाम से प्रसिद्ध पेंगू और मोलेमन कहाँ स्थित है? तो पेंगू और मोलेमन को स्वर्ण भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये किस देश में है? ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या वर्मा, म्यांमार। तो याद रखेंगे दोस्तों, बर्मा। बर्मा में पेंगू और मोलेमन को ही स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये बर्मा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओजोन निम्नलिखित में से किस परत में मौजूद है? तो ओजोन किस परत में है? यहाँ पर ऑप्शन है मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। तो याद रखेंगे, ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में है, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। याद रखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल। तो समताप मंडल में ही ओजोन लेयर अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। घटते हुए महासागर के आकार में सही क्रम में कौन सा है? यानी कि महासागरों को घटते हुए क्रम में लगाना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर प्रशांत महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर अटलांटिक। तो प्रशांत महासागर के बाद उससे छोटा अटलांटिक महासागर है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा दिखा दिया, तो ये गलत हो गया। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक सागर दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो घटते क्रम में प्रशांत महासागर, उसके बाद उसके से छोटा अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर है, और उसके बाद आर्कटिक महासागर है दोस्तों। याद रखेंगे, ये घटते हुए क्रम में महासागरों का क्रम है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप में? यहाँ पर ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता दूं, जो एटलस पर्वत है वो अफ्रीका के अल्जीरिया और ये कह सकते हैं हम कि मोरक्को देशों में ये फैला हुआ है। नवीन बलित पर्वत है दोस्तों एटलस पर्वत। ठीक है, लगभग 2400 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। ठीक है, तो एटलस पर्वत आपका बहरहाल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूनिवर्स के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है समाजशास्त्र, कॉस्मोलॉजी, विश्वविद्यालय या पैथोलॉजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को जो जाना जाता है वो जाना जाता है कॉस्मोलॉजी के नाम से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल गलत है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, ये भी बिल्कुल गलत है। मकर राशि के दक्षिण में है, बिल्कुल गलत है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल सही है। तो भूमध्य रेखा ऐसी जाती है दोस्तों, और यहाँ पर से लगभग भारत की मुख्य जो भूमि है वो शुरू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा ये है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में है दोस्तों। तो ये इसका आपका आंसर बन जाएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है भारत का जो दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित पास को कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित जो दर्रा है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पालघाट अंतराल या पालघाट दर्रा। तो बिल्कुल यही है दोस्तों, दक्षिण छोर पर स्थित। ये कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों आपस में। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को भी आपस में जोड़ लेता है। तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। और ये कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित एक दर्रा है, पालघाट दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को कहा जाता है। यारलुंग जंगबो नदी, तो आपको बता दूं दोस्तों, यारलुंग जंगबो नदी या फिर सांगपो के नाम से भी जानी जाती है ये तिब्बत में, या ये यारलुंग जंगबो के नाम से भी जानी जाती है तिब्बत के किन्हीं प्रांतों में। ठीक है, तो सांगपो नदी कहलाती है आपकी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफाइनरियाँ मथुरा, डिगबोई और पानीपत हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है जो रिफाइनरीज है? मथुरा, डिगबोई तेल शोधक कारखाने यहाँ पर, और पानीपत। ऑप्शन ए है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड की क्रूड डिस्टेंसल यूनिट के अंतर्गत।
तो याद रखेंगे रिफाइनरी मथुरा, डिगबोई और पानीपत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। याद, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है? तो भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार है वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि, वृक्षारोपण कृषि या निर्वाह कृषि। तो भारतीय कृषि को हम निर्वाह कृषि के रूप में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर लगभग 60% जनसंख्या अपने आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहती है। ठीक है, तो निर्वाह कृषि के अंतर्गत हम रख सकते हैं भारतीय कृषि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अरस्तु, कोपरनिक्स, याल्मी, स्ट्रैबो। तो सर्वप्रथम दोस्तों पृथ्वी को गोलाकार माना था अरस्तु ने। याद रखेंगे, पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार किसने माना था? अरस्तु ने गोलाकार माना था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है? कौन सा ग्रह इनमें से सबसे ज़्यादा टाइम लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में? तो यहाँ पर है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो जो जितनी दूर होगा दोस्तों, ये सूर्य है अगर, तो यहाँ है बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल और ये बृहस्पति। तो यहाँ पर ऑप्शन में बृहस्पति है, तो इसका लंबा हो जाएगा। तो बृहस्पति सबसे ज़्यादा टाइम लेगा सूर्य का चक्कर लगाने में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? तो सूर्य से अगर दूरी के बीच की अगर हम बात करें तो मंगल के बाद बृहस्पति आता है दोस्तों, और बृहस्पति के बाद शनि, और यूरेनस को अरुण कहते हैं। तो यानी कि बृहस्पति और शनि आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से मंगल और यूरेनस के बीच में आएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो नेशनल हेराल्ड जो कि समाचार पत्रों में भी काफ़ी बना रहता है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो याद रखेंगे दोस्तों, नेशनल हेराल्ड जो नामक समाचार पत्र था वो जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था, और 1938 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र था 1938 से स्थापित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अभी सोनिया गांधी और ये कह सकते हैं हम कि राहुल गांधी को इसी पर, ये नेशनल हेराल्ड के इस पर ही, जमानत पर ही बाहर आए हुए हैं दोस्तों। तो 1938 में नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे, वे किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह में जो कुंवर सिंह एक नेता थे, ये थे दोस्तों आपके बिहार के नेता, और इन्होंने किया था ये कह सकते हैं कि बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने क्या किया था? जगदीशपुर से इन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली थी दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जगदीशपुर से विद्रोह की बागडोर किसने संभाली थी? तो आप कहेंगे कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से गांधी जी ने अपना पहला जो अनशन था आंदोलन के लिए किया था, पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो अनशन किया था महात्मा गांधी ने वो किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए, और ये आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में। याद रखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली बार महात्मा गांधी ने अनशन किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1884, 1872, 1881 या 1891। तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे 1872 ईस्वी में की गई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। और व्यवस्थित रूप से जो भारत में पहली बार जनगणना की गई थी वो 1881 से की गई। तो अगर पहली बार जनगणना कब की गई तो आप 1872 बोलेंगे, लॉर्ड मेयो के टाइम को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों, ब्रिटेन के किस राजनेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था दोस्तों? तो ब्रिटेन के किस नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था? तो ये ऑप्शन है कैनिंग, ग्लैडस्टोन, पामरस्टोन या डिज़रायली। तो याद रखना दोस्तों, डिज़रायली ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? राष्ट्रीय उत्थान कहा था दोस्तों। ये हाउस ऑफ कॉमन में
विपक्ष के नेता थे डिजरायली, और इन्होंने उस समय की जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इसे राष्ट्रीय उत्थान के नाम से संबोधित किया था दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैं संकलन करते हुए आता रहता हूं। आप लोग से यही एक उम्मीद रहती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट से अपने बातों को भी मेरे तक पहुंचाइएगा दोस्तों, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कहां पर गलत भी हो सकता हूं, तो उसमें मैं सुधार कर सकूं अपने आप में। तो आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।